नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के नए प्लेटफॉर्म या बड़े प्लेटफॉर्म ओपीडी में आपका स्वागत है। मेरी पहली क्लास कल गुरुवार को जो प्रसारित हुई, जो यूट्यूब पर प्रीमियर चला, उसमें आप सब ने लगभग, अभी जब मैं क्लास ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक 50,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। आपने जो प्रेम, जो स्नेह दिया है उसके लिए धन्यवाद। और मैं अब ये मेरी जिम्मेदारी और बड़ी है, तो मैं मेरा प्रयास और अच्छा करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों का निर्माण करूं और प्रश्न आपको दूं और अच्छी से अच्छी व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा मेरी तरफ से। धन्यवाद सभी को। चलो आज अपन शुरू करते हैं। उसी जो पहला पार्ट था मंदिर वाला, उस मंदिर वाले पार्ट में सेकंड पार्ट, कोशिश प्रयास ये किया जा रहा है कि स्थापत्य कला में जो मंदिर निर्माण है, उस मंदिर निर्माण से लगभग अब तक जितने भी बने क्वेश्चन हो या ऐसे क्वेश्चन हो जो बन सकते हैं भविष्य में, उन क्वेश्चनों को इसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए 2 या 3 क्लासें मंदिर निर्माण से संबंधित या मंदिर जो स्थापत्य कला है उसके से संबंधित आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। मैंने उस क्लास के नीचे कमेंट भी देखे, कई लोगों ने ये बताया गया, उनके द्वारा बताया गया कि 50 क्वेश्चन या क्वेश्चन ज्यादा बढ़ाया जाए। क्वेश्चन ज्यादा बढ़ाने से फिर व्याख्या और थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, इसलिए हाँ आगे प्रयास करेंगे, ज्यों ज्यों संख्या बढ़ेगी ज्यों कोशिश करेंगे कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज दूसरी क्लास। पहला प्रश्न, दूसरी क्लास का पहला प्रश्न, महामारु शैली महामारु शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? महामारु शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? अब तक ये आरपीएससी के लगभग 4 परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, लगभग 4 परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले तो अपन इसके बारे में देखते हैं। महामारु शैली, महामारु शैली कब प्रचलन में आई? तो महामारु शैली राजस्थान में 8वीं से 11वीं सदी के दौरान ये शुरुआत हुई महामारु शैली की। ये महामारु जो शैली है ये एक गुर्जर प्रतिहार शैली है, गुर्जर प्रतिहार शैली है, मंदिर निर्माण की गुर्जर प्रतिहार शैली है। अब इस गुर्जर प्रतिहार शैली में अब आपको यह ध्यान रखना है, गुर्जर प्रतिहार शैली के जितने भी मंदिर बने हुए हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली के जो भी मंदिर बने हुए हैं, वो 3 तरह की जो शैलियां मंदिर निर्माण की, उन 3 तरह की मंदिर निर्माण शैलियों में बने हुए हैं। एक नागर शैली में, दूसरा महामारु शैली के मंदिर, तीसरा पंचायतन शैली में बने हुए मंदिर। इनके उदाहरण भी अपन ने कल गुर्जर प्रतिहार से संबंधित जो मंदिर है उनके उदाहरण भी देखे थे, जैसे हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर जो दौसा में है, आबानेरी दौसा। दूसरा और उदाहरण देख सकते हैं अपन, हर्षनाथ का मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर कहां पर है? हर्षनाथ का मंदिर सीकर। और बाकी दूसरे जो उदाहरण थे वो अपन देख चुके हैं। मैंने उस वीडियो के नीचे कमेंट देखा था, तो उनमें ये पूछा गया था कि सर ये क्लियर करें कि हर्षद माता का जो मंदिर है वो कौन सी मंदिर निर्माण शैली में है? वो गुर्जर प्रतिहारों की मंदिर निर्माण शैली में ही है, लेकिन वो प्रश्न डिलीट होने का कारण ये था कि उसमें ये और ये दोनों, नागर शैली और पंचायतन शैली, दोनों ऑप्शन में आ गए थे। इस कारण से उस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा, उस कारण से उस प्रश्न को डिलीट करना। दोनों में से जो एक कोई भी आए, भले ही नागर शैली आए तो नागर शैली, पंचायतन शैली आए तो पंचायतन शैली, उसका उत्तर सही होगा। चलो, तो इसका आंसर हो गया गुर्जर प्रतिहार शैली।
गुर्जर प्रतिहार शैली। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान के खजुराहो के बारे में तो कल अपन ने पढ़ा था, उसके बारे में अपने विस्तृत चर्चा भी की कि किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, क्या क्या विशेषता है उनकी, उसके बारे में अपन ने पूरा पढ़ा था। अभी नेक्स्ट सवाल है, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? पहले तो इसके बारे में अपन इसको देखते हैं। हाड़ौती का खजुराहो, इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। दूसरा, पहला तो है इसे हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। अब यहां से बनने वाला अगला प्रश्न, इनका निर्माण किसने किया? इन मंदिरों का निर्माण, इस जो हाड़ौती के जो खजुराहो हैं, इन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मेद वंशीय शासक मलय वर्मा द्वारा मेद वंशीय शासक मलय वर्मा द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। और ये मंदिर इन्होंने शत्रु पर विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया। हाड़ौती का खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो, मेदवंशीय शासक मलय वर्मा द्वारा निर्मित, और इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? तो शत्रु पर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये कहां पर है? ये अपन कल इसके बारे में थोड़ा देख भी चुके हैं। रामगढ़ भंडदेवरा 12, रामगढ़ भंडदेवरा 12 इसे कहा जाता है। कल अपने नवाटपुरा के बारे में अपन ने देखा था, उसमें दो चीजें रह गई थी। इसे आदिवासियों ऑब्लिक बांगड़ का पुष्कर कहा जाता है, बांगड़ का पुष्कर कहा जाता है बेणेश्वर के बारे में। और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, कुंभ भी कहा जाता है। ये दो चीजें रह गई थी उस समय, खैर कॉमन है लेकिन फिर भी रह गई थी, तो ये मैं आज इसमें क्लियर करवा देता हूं आपके। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं। चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो प्रश्न गलत प्रिंट है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा कोशिश करें, प्रयास करें, अगर ये इस तरह से है तो इनमें से किस किस ऑप्शन में हो सकता है? ये प्रश्न थोड़ा, द्वारकाधीश का मंदिर कहां स्थित नहीं है? कहां स्थित नहीं है, इसको आप ऐसे पढ़ें। द्वारकाधीश का मंदिर कहां पर स्थित नहीं है? द्वारकाधीश का मंदिर कहां पर स्थित नहीं है? कहां पर स्थित नहीं है? झालावाड़ में है, काकरोली में है, राजसमंद में है। झालावाड़ वाला तो अभी सुर्खियों में भी रहा था। जयपुर में नहीं। कहां पर नहीं है? जयपुर में। अभी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो पथ बनाने का जो बात चली है उसमें इनका नाम भी था, तो उसके बारे में करंट अफेयर्स में आपको गौरव सर बता देंगे पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। सात सहेलियों का मंदिर कहां स्थित है? सात सहेलियों का मंदिर कहां स्थित है? सहेलियों की बाड़ी तो उदयपुर में है, लेकिन यह प्रश्न पूछा गया है सात सहेलियों का मंदिर कहां स्थित है? सात सहेलियों का मंदिर कहां पर स्थित है? पहले तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसे
सूर्य मंदिर ऑब्लिक पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है। इसे सूर्य मंदिर ऑब्लिक पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण नागभट्ट सेकंड द्वारा, इसका निर्माण नागभट्ट द्वितीय द्वारा। अब अपन ने कल डिस्कशन भी किया था, जो बात आई थी तब कुछ उदाहरण दिए थे, उसमें सूर्य मंदिरों के भी उदाहरण दिए थे। मैंने 2 सूर्य मंदिर के उदाहरण दिए थे, जिसमें एक सूर्य मंदिर रणकपुर जैन मंदिर था, रणकपुर का जो सूर्य मंदिर है वो था, और दूसरा सूर्य मंदिर कौन सा था? दूसरा सूर्य मंदिर था झालावाड़ का, तो ये हो गया झालरा पाटन। कौन सा है? झालरा पाटन का मंदिर। तो अब झालरा पाटन के बारे में भी एक चीज है जो आपको याद रखनी है, बात है, इसे घंटियों का शहर कहा जाता है। घंटियों का शहर, इसे घंटियों का शहर कहा जाता है। इस प्रश्न से संबंधित अगर कोई प्रश्न बन सकता है तो यह बन सकता है, या तो यह प्रश्न इस तरह से पूछेंगे कि सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है, तो सूर्य मंदिर में फिर ऑप्शन का उनको ध्यान रखना पड़ेगा, उस हिसाब से ऑप्शन। दूसरा पद्मनाभ मंदिर, ये भी कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। या ये प्रश्न इस तरह से तो एक बार पूछा गया है परीक्षा में, फिर यह पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, और झालरा पाटन के बारे में वो जो है शब्द है घंटियों का शहर, इसे कहा जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है, मूछाला महावीर जी का मंदिर कहां पर स्थित है? मूछाला महावीर जी का मंदिर कहां पर स्थित है? इसका हल्का सा हिंट दे देता हूं, ये अपने जो सर है, सर के गांव में स्थित है। तो इसका उत्तर है घाणेराम। कहां पर स्थित है? घाणेराम में। मूछाला महावीर जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो घाणेराम में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है, किस माता के मंदिर को दरगाह या बड़ेर कहा जाता है? दरगाह या बड़ेर कहा जाता है। अब देखो, पहले तो एक बार इनको देख लेते हैं। पहले केला देवी का मंदिर कहां पर है? तो करौली में। केला देवी का मंदिर करौली में। ज्वाला माता का मंदिर कहां पर है? तो जोबनेर में। जोबनेर में। सुंदा माता का मंदिर कहां पर है? तो सुंदा पर्वत जालोर। सुंदा पर्वत जालोर। अब उत्तर सीधा सीधा रह गया क्या? आई माता। किस माता के मंदिर को दरगाह या बड़ेर कहा जाता है? तो आई माता। यह आप ध्यान रखें। अब आई माता के बारे में थोड़ा देख ले। आई माता ये मालवा के थे। कहां के थे? मालवा। मालवा में मांडू का शासक इनसे ब्याह करना चाहता था, शादी करना चाहता था, तो ये वहां से मारवाड़ आ गए थे। मालवा में जब थे तब इनके जो गुरु थे, उन गुरु का नाम था रैदास। गुरु का नाम था रैदास। जब ये मालवा से मारवाड़ आए, तब मारवाड़ में इनके जो गुरु थे वो थे रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। अब इनका मंदिर कहां पर स्थित है? तो बिलाड़ा। अब आपको याद रखना है, ये दोनों चीजें याद रखनी है। ये अभी वर्तमान में जो है बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में है, ठीक है। पहले ये जोधपुर में था, जोधपुर ग्रामीण में वर्तमान में। अब आई माता कौन से किस समाज के या किस वंश के की कुल देवी है? तो सिरवी समाज की। सिरवी समाज की कुल देवी।
इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? तो ये प्रश्न में दे रखा है, दरगाह या बड़ेर। क्लियर? अब इनके बारे में कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं रहा, भले आप देवियों में पढ़ो या मंदिर में पढ़ो, दोनों में ये सारे क्वेश्चन जो है वो सारे कवर हो गए। अगला प्रश्न, अर्थुना बांसवाड़ा का महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? अर्थुना, पहले तो थोड़ा अर्थुना के बारे में देख लेते हैं। अर्थुना का प्राचीन ग्रंथों में जो नाम मिलता है वो है उत्थुनक। ये प्राचीन काल में परमारों की राजधानी थी, परमारों की राजधानी हुआ करता था, परमारों की राजधानी। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि अर्थुना बांसवाड़ा का महामंडलेश्वर महादेव मंदिर किस शासक ने बनाया? इसका आंसर है चामुंडराज परमार। चामुंडराज परमार। अब इसमें आपको एक प्रश्न जो कभी पूछा जा सकता है, मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, या एक तालाब है, गमेला तालाब। गमला याद रखना भले आप, गमेला तालाब है। इस तालाब के किनारे ये सारे मंदिर बने हुए हैं अर्थुना के। तो हो सकता है भविष्य में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गमेला तालाब जो अपने बागड़ में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, वो किस जिले में स्थित है या किस स्थान पर स्थित है? तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा में। ये थोड़ा एक अलग से क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा विशेष देख लें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सरल सा सवाल है। निकुंभ चित्तौड़गढ़ में किस माता का मंदिर स्थित है? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में किस माता का मंदिर स्थित है? पहले तो ज्वाला माता, अभी अपने बात की थी, जोबनेर। दूसरा है भवाल माता, ये है मेड़ता। फिर आवरी माता का मंदिर कहां पर है? ये चित्तौड़। आई माता तो अभी अपन ने पढ़ा है, बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण। प्रश्न यही पूछा गया है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में तो आवरी माता का मंदिर। यहां लकवा का इलाज किया जाता है, लकवा का इलाज होता है, इलाज होता है। इनके बारे में ये एक ही प्रश्न आपको या तो पूछा जा सकता है कि इनका मंदिर कहां पर स्थित है, या ये पूछा जा सकता है निकुंभ में कौन सा किसका मंदिर स्थित है, या ये पूछा जा सकता है कि लकवा की बीमारी वाला। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न एक बार पूछा था, और जब ये पहली बार पूछा था तो बहुत टफ हो गया था। जब फर्स्ट बार परीक्षा में पूछा गया तो ये टफ हो गया था। प्रश्न ये पूछा था, धौलागढ़ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ माता का मंदिर किस जिले पर स्थित है? तो ये जिस पर्वत पर स्थित है उस पर्वत का नाम भी यही है, धौलगिरी। धौलगिरी पर्वत पर। कहां पर स्थित है? धौलगिरी पर्वत पर। कहां पर स्थित है धौलागढ़ माता का मंदिर? इसका राइट आंसर है अलवर। कहां पर स्थित है? अलवर में। अगला प्रश्न, तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर स्थित है? तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर स्थित है? देखो अपने पहली जो क्लास थी उस पहली क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन वो लिए गए
कौन सी संस्कृति या कौन सी शैली है, ज्यादातर प्रश्नों को उनको कवर करने का प्रयास किया गया। उसके बाद जो मुझे लगा कि भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या ये जो क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैंने लेने का प्रयास किया है। हो सकता है कई क्वेश्चन ऐसे हो जो सीधे सीधे प्रश्न आए, लेकिन वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में आते हैं। और हमेशा यही होता है, जो जितना सरल क्वेश्चन होता है वही फंसाता है। टफ क्वेश्चन होते कई बार फंस जाते हैं उन सरल क्वेश्चन में, और सारे ऑप्शन फिर अपने को एक जैसे दिखने लग जाते हैं कि शायद ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है। तो उनको भी अपन थोड़ा देखेंगे जरूर। तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर स्थित है? तुलजा भवानी, इन्हें तुर्या भवानी भी कहते हैं, तुर्या भवानी भी कहा जाता है, इन्हें तुर्या भवानी भी कहा जाता है। ये कहां पर स्थित है? तो मैं एक लिख देता हूं, ये राम पोल पर स्थित है। कौन सी पोल पे? राम पोल। इससे अगर हो सकता है आपको आइडिया लग जाए तो ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनी माता का मंदिर, करनी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? करनी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? पहले तो इनके बारे में देखते हैं, करनी माता के बारे में। तो करणी माता, इन्हें चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी ऑब्लिक काबा वाली देवी, जो सफेद चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। चूहों वाली देवी या काबा वाली देवी भी कहा जाता है। इनका जो मंदिर है, वर्तमान जो स्वरूप है मंदिर का स्वरूप या जो मंदिर है वो गंगा सिंह जी ने बनाया था। गंगा सिंह जी, गंगा सिंह जी द्वारा। अब यहां एक प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछ भी सकते हैं कि एक दरवाजा बना हुआ है, वो दरवाजा किसने बनाया था? मान लो ये नहीं पूछे कि मंदिर किसने बनाया था, और प्रश्न ये पूछा जाए कि करनी माता मंदिर में जो दरवाजा है वो दरवाजा किसने बनाया था? वो भी दरवाजा भी इन्होंने ही बनाया था, गंगा सिंह जी ने। आपको ध्यान रखना है, वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इनके बारे में बीकानेर, इनके आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर, इनके आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की थी। करनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देखो सबको पता ही है, लेकिन ये भी देख लेते हैं। ये कल अपन ने देखा था नागदा, कैलाशपुरी नागदा, वहां पर कौन सा मंदिर स्थित है? कल ही क्लास में सवाल था जिसके बारे में मैंने पूरा 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 डिस्क्राइब करके बताया था। एक प्रश्न और पूछा गया है, मैंने वो जब कमेंट देखे थे तो उसमें एक प्रश्न और पूछा गया है कि बंड देवरा वाला भी ऑप्शन है सर, वो भी तो भूमि शैली का मंदिर है। प्रश्न ये था कि राजस्थान का प्राचीनतम भूमि शैली का मंदिर कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो उसमें ऑप्शन सारे थे ना, वो एक तो महानालेश्वर मंदिर था मैनाल का, एक बंड देवरा था, और एक ये अपने पाली जो सेवाड़ी के जो मंदिर है वो थे। तो सबसे प्राचीन पूछा था इसलिए उसका ये आंसर था। नहीं तो वो भूमि शैली के मंदिर तो दोनों वो भी है, लेकिन प्राचीनतम पूछा था इसलिए वो उसका आंसर सही वो है। तो नागदा में किनका मंदिर है? उत्तर अपने ये है, इसको आप देख ले एक बार, इसको मैंने मार्क किया, उत्तर ये है देशनोक बीकानेर। नागदा में कौन सा था? तो एकलिंग जी का, कैलाशपुरी नागदा में एकलिंग जी का। नागाना कहां पर है वर्तमान में? बालोतरा में, पहले ये बाड़मेर में था। तो नागाना में किनका मंदिर है? तो नागणेची माता का, नागणेची माता। ये जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है।
जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। और बालोतरा में तो खैर नागण आ गया। उसके अलावा बालोतरा के बारे में अपन ने कल एक सवाल वो भी पढ़ा था, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है, तो वो भी ये बालोतरा में स्थित था, जिले में। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे देख ले। अगला प्रश्न, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर स्थित है? ये इस पैटर्न से सवाल पूछा हुआ एक बार। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर स्थित है? अब अपने को सबको पता है कहां पर स्थित है, बांसवाड़ा में। अब ये भी पता है कहां पर स्थित है, तलवाड़ा में। तलवाड़ा बांसवाड़ा में। अब इन्होंने ठेठ लास्ट गांव से पूछ लिया, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर स्थित है? सबसे पहले तो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। इन्हें तुरतई माता ऑब्लिक त्रिपुरा महालक्ष्मी, तुरतई माता ऑब्लिक त्रिपुरा महालक्ष्मी भी कहा जाता है। इन्हें तुरतई माता ऑब्लिक त्रिपुरा महालक्ष्मी भी कहा जाता है। इनके मंदिर के पास, इनके मंदिर के पास कुषाण कालीन कनिष्क के समय का एक शिवलिंग मिला है। इससे यह अंदाज लगाया जा रहा है कि यह जो मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी वाला जो मंदिर है, यह मंदिर भी कुषाण कालीन मंदिर है। यह मंदिर भी कैसा मंदिर है? कुषाण कालीन मंदिर है। तो यह प्रश्न आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आने वाले समय में जब क्वेश्चन डीप बनाने का प्रयास किया जाता है तब इसी तरह के प्रश्न उठा के पूछ लिए जाते हैं। तो इन प्रश्नों का आप ध्यान रखें। कुषाण कालीन कनिष्क के समय का जो मंदिर है, शिवलिंग का मिला है। हम मंदिर का पूछ सकते हैं आपको, शिव का मंदिर कहां मिला है या किस मंदिर के पास मिला है, तो आपको ध्यान रखना है त्रिपुरा सुंदरी के पास। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो उमराई बांसवाड़ा। उमराई बांसवाड़ा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, उमराई बांसवाड़ा। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए आप तो। चलिए अगला प्रश्न। अब जैसे ये प्रश्न था, तो इस प्रश्न में इसके अलावा जहां तक मुझे पता है शायद कोई नहीं है। दूसरा होगा तो नॉर्मल सी बात है, जो लाइनें लिखी हुई है वो है। इसके अलावा इस प्रश्न के बारे में कोई भी आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगला प्रश्न, और बहुत ही अच्छा प्रश्न, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, लेकिन इसके बारे में जो फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सारे जितने भी फैक्ट है वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुंदा माता का मंदिर कहां स्थित है? ये अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन था पीछे, उस प्रश्न में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि सुंदा माता का मंदिर कहां पर स्थित है, तो जालोर में। अब इनके बारे में देखते हैं। तो ये जो मंदिर है वो दांतलावास जसवंतपुरा जालोर में स्थित है। जसवंतपुरा जालोर में स्थित है। इसे सुंडा माता ऑब्लिक सुंघा माता भी कहा जाता है। कहा जाता है। यह सुंधा के पर्वतों में स्थित है। सुंधा के पर्वतों में, सुंधा के पर्वत पर, सुंधा के पर्वत पर स्थित है।
2010 के आसपास जब कंपटीशन का ज्यादा दौर चला था, तब एक प्रश्न बहुत सुर्खियों में रहा था कि राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर बना है? तो सुंदा माता मंदिर कब बना? तो ये बना था 20 दिसंबर, मतलब ये शुरू हुआ था 20 दिसंबर 2006 को, 20 दिसंबर 2006 को। यहां पर इधर लिख देता हूं, यहां पर माता के सिर की पूजा की जाती है। मंदिर में जो मूर्ति है उसमें केवल सिर है, मंदिर में जो मूर्ति है उसमें केवल सिर है, इसलिए इसे अधरेश्वरी कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अधरेश्वरी कहा जाता है। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां से एक शिलालेख मिला है, चौहानकालीन शिलालेख है। अब ये शिलालेख मिला है, चलो मिला है, इंपॉर्टेंट क्यों है ये प्रश्न? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये शिलालेख महारौली लौह स्तंभ, महारौली लौह स्तंभ व प्रयाग प्रशस्ति के समकालीन है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। ये शिलालेख मिला है वो तो बात सही है, लेकिन ये इंपोर्टेंट क्यों बन जाता है? क्यों ये किसके समकालीन है? प्रश्न ऐसे पूछा जाए, राजस्थान में किस स्थान पर महारौली लोह युगीन स्तंभ ऑब्लिक प्रयागराज जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति के समकालीन शिलालेख मिला है? तो ये आपको अभिलेख या शिलालेख ये आपको ध्यान रखना है कि सुंदा माता के मंदिर में मिला है। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें से, यहां पर कल अपन ने एक बात की थी लकुलिश संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय की। पाशुपत संप्रदाय कौन सा मंदिर था? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित या लकुलिश संप्रदाय से संबंधित? एकलिंग जी का जो मंदिर है, जो कैलाशपुरी नागदा में स्थित है, वो मंदिर लकुलिश संप्रदाय से संबंधित था। लकुलिश संप्रदाय क्या है, कैसे है? तो लकुलिश संप्रदाय के बारे में अपन ने कल पढ़ा था कि लकुलिश को भगवान शिव के 28वें व अंतिम अवतार के रूप में ये लोग पूजते हैं। 28वें व अंतिम अवतार के रूप में ये लोग पूजते हैं। वर्तमान में अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है या यहां पर एक शिवलिंग है, ऑब्लिक शिव मंदिर है, शिव मंदिर है जो लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है, इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। शिवलिंग है, अब पूछा जा सकता है वर्तमान में लकुलिश संप्रदाय से संबंधित शिवलिंग तो कौन से माता के मंदिर में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट है। आप सुंदा माता के मंदिर में जो शिवलिंग है, एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वो लकुलिश संप्रदाय से संबंधित। अब आप देख लो, इसमें से अगर मान लो एक भी प्रश्न
सुंदा माता के मंदिर के बारे में एक भी प्रश्न नहीं रहा। जो सबसे डीप से डीप क्वेश्चन था महारौली और प्रयाग स्तंभ प्रशस्ति का, वो रोपवे का जो सवाल है, शायद हो सकता है आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो, तो डेट 20 दिसंबर 2006 को, वो इंपॉर्टेंट। यहां पर लघुलिश संप्रदाय से संबंधित जो शिवलिंग है वो इंपॉर्टेंट, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सबको कवर करने का प्रयास किया गया। इसीलिए 15 प्रश्न है। अगर इन प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और ऑब्जेक्टिव टाइप की क्लासेस जो छोटी छोटी क्लासें होती है उनमें मैं ये मानता हूं कि प्रश्न संख्या अगर कम हो तो कंटेंट भी ज्यादा दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या कम हो तो कंटेंट, अब कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिनके बारे में व्याख्या नहीं होती है तो नहीं बताते, जिनके बारे में व्याख्या बड़ी होती है तो एक प्रश्न 10 मिनट के आसपास जाता है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां बता सकते हैं। एक प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है तो फिर वो इतनी जानकारियां फिर विस्तृत में नहीं बता सकते, लेकिन आगे कोशिश करेंगे, जैसे जैसे जमेगा उस तरह से प्रयास किया जाएगा कि इन प्रश्नों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, करौली में कालीशील नदी के किनारे किस देवी का मंदिर स्थित है? करौली में कालीशील नदी के किनारे किस देवी का मंदिर स्थित है? अब ये निकाल सकते हैं आप, सिंपल सी बात है। इन दो मंदिरों के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। ये तो है दौसा में। एलिमिनेशन जो सिस्टम होता है उसके तहत अपन निकाल सकते हैं कि भैया ये दोनों तो दो क्लासेस जो हुई है उनमें लगभग डिस्कस हुए हैं। त्रिपुरा सुंदरी का तो अभी जो पीछे प्रश्न था उसमें अपने डिस्कस किया इसके बारे में। तो ये है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। अब दधी माता, ये मंदिर है गोट मांगलोद। दधी माता का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो गोट मांगलोद। तो अब ऑप्शन क्या रहा? केला देवी। अब इनके बारे में थोड़ा 2 लाइनें 4 लाइनें जो भी है, जो इंपॉर्टेंट है वो अपन देखते हैं। पहला प्रश्न, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया गोपाल पाल, राजा गोपाल पाल ने। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा गोपाल पाल ने। इस मंदिर में केला देवी को हनुमान जी की, केला देवी को हनुमान जी की माता अंजना के रूप में पूजा जाता है। अंजना के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जी की माता अंजना के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जी को यहां ये लोग क्या कहते हैं? तो ये लोग कहते हैं लांगुरिया। हनुमान जी को यहां क्या कहा जाता है? लांगुरिया। तो अब इस लांगुरिया से आपको एक याद रखना है कि लांगुरिया गीत का संबंध, लांगुरिया जो गीत है उस गीत का संबंध कौन सी देवी से है? तो केला देवी करौली। लांगुरिया गीत का संबंध किससे है, कौन सी देवी से है? तो केला देवी करौली। नदी आ गई, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कहां पर स्थित है? तो यह भी मैं बता देता हूं आपको, करौली। कहां पर स्थित है? करौली। करौली लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी मेंशन है, फिर भी आपको बता देता हूं। केला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो करौली में। किसने बनाया? गोपाल पाल, राजा गोपाल पाल ने। हनुमान जी की माता अंजना के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जी को ये लोग क्या मानते हैं, क्या कहते हैं? लांगुरिया। और लांगुरिया गीत का संबंध कौन सी देवी से है? तो केला देवी से, केला देवी करौली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ प्लीज पूरी हो गई, क्लोज करना इधर करो उसको क्रॉस इधर इधर अब क्लोज पे करो नेक्स्ट। अगला प्रश्न, नया नया है, डिजिटल बोर्ड है तो समझ में आते आएगा, थोड़ा समय लगेगा, डिजिटल बोर्ड में थोड़ा समय लगेगा तो थोड़ी समस्या थोड़ा हो सकता है, आप थोड़ा इसको रखें, पॉजिटिव ले। अगला प्रश्न, कुंभ श्याम मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। कुंभ श्याम मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? कुंभ श्याम दुर्ग मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? इस मंदिर को कुंभ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। 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 अब इससे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हो सकता है सब अटेम्प्ट कर देंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, यह इंडो आर्यन शैली में बना हुआ है। इंडो आर्यन शैली का मंदिर है। ये कौन सी शैली का मंदिर है? तो इंडो आर्यन शैली का मंदिर है। इसे कुंभ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। यह इंडो आर्यन शैली का मंदिर है। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कुंभ श्याम मंदिर या कुंभ स्वामी मंदिर कहां पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सर की जो टेस्ट सीरीज है हमारे जीजीडी की, हम सबकी है। ये सीईटी से संबंधित है। अब अगर आप सीईटी को क्लियर करना चाहते हो, सीधी सी गणित है, आप सबको पता है, आप सिलेबस उठा के देखोगे सीईटी का, तो सीईटी या राजस्थान का कोई भी एग्जाम, राजस्थान की कोई भी परीक्षा दोगे, आपका जब तक राजस्थान जीके अच्छा नहीं होगा, राजस्थान जीके टॉप क्लास नहीं होगा, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, हर परीक्षा में लगभग आप मानो आरएच जैसे एग्जाम में 56 क्वेश्चन के आसपास बैठते हैं, 56-57 क्वेश्चन राजस्थान के पूछे जाते हैं। तो राजस्थान आपका अच्छा होगा तो पूरी संभावना कि आप कोई भी परीक्षा दोगे तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने राजस्थान जी के तैयार किया, पढ़ा आपने, अपन पढ़ने बैठते तो खूब सारा पढ़ा, खूब सारा पढ़ लिया, उनको याद भी किया, कोशिश भी की याद करने की, लेकिन जब तक अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, उनके प्रश्न सॉल्व नहीं किए, तो वो स्थायी नहीं होता है आपका। आपने जो, जैसे आपने एक पेज पढ़ा है तो उसमें से 2-4 चीजें, 5-7 चीजें या 4-7 लाइनें याद रह जाती है। अब वो आपने याद किया, वो कंफर्म है, आपका उत्तर एकदम सही है, आपने जो याद किया वो उसमें से कैसा भी प्रश्न कभी भी उठा के पूछा जाए तो अपन उत्तर दे सकते हैं। वो तभी संभव है जब अपन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन आंसर उसके सॉल्व करें। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो उसमें अपने को ये फायदा मिलता है कि अपने प्रश्नों की संख्या बढ़ती है। दूसरी चीज, इन प्रश्नों के साथ आपको बेहतरीन व्याख्या मिल रही है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, प्रश्न आप एक सॉल्व करते हो, उस एक प्रश्न सॉल्व करने के पीछे ज्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन प्रश्न में से नहीं आकर उस व्याख्या में से कोई प्रश्न पूछ दिया गया तो वो भी आपको प्लस कर देता है। दूसरी चीज, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक स्थान विशेष से होते हैं, तो वो आपको कई जगह से जोड़ते हैं, कई जगह से रिलेट करते हैं। तो जब आप व्याख्या पढ़ते हो या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तब आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे वापस पढ़ने की जरूरत है, या उन टॉपिक को एक बार वापस देखने की जरूरत है। और ये भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, ये टॉपिक ऐसे हैं, इन टॉपिक में से जैसे कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो एक बार संभावना ये पूरी बनेगी कि मैं उस प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूं। ये तभी संभव है जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे,
तभी संभव है। आप पढ़ो, कितने ही पढ़, तो पढ़ने का खैर कोई मुकाबला नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उनके लिए प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। प्रश्नों की जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपको फायदा होगा। सीधा सीधा सिस्टम है, जब तक प्रश्न सॉल्व नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप पढ़ते ही जा रहे हो, आप खुद ट्राई कर लेना, 5-7 को टॉपिक पढ़ लेना लगातार। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रश्न सॉल्व करोगे और राइट टिक होते जाएंगे। आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन ऐसे है जो मुझे अब कभी भी कहीं भी से भी पूछा जा सके तो मैं उनका आंसर दे सकता हूं। तो इस प्रैक्टिस को शानदार बनाने के लिए जो मेहनत इसके पीछे लगी है, आप प्रश्नों को देखें, आप प्रश्नों को पढ़ें। आप जब इनको सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ आंसर तो है ही है, क्वेश्चन है ही है, उसके अलावा उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसकी जो व्याख्या दे रखी है, वो व्याख्या एक बेहतरीन व्याख्या है। 4, 5, 7 किताबें जितनी भी हैं बुक्स, उनमें से जो जो मैटर बन सकता था वो आपके लिए जोड़कर इसमें बनाया गया है। तो ये इतिहास, कला, संस्कृति की है एक, राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था की एक है, और भारत का भूगोल और राज्य व्यवस्था है। सबसे बड़ी चीज तो पहले तो आप ये देखो, 55 रुपए, 55 रुपए और 55 रुपए। आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेने जाओ, इस कॉस्ट में आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये कोई सेवा का भाव है, इनका उद्देश्य बड़ा उद्देश्य है, तो ये सर का सिस्टम है। बाकी इनको बनाने के लिए भी बहुत सारा खर्चा, बहुत सारा जोर लगाना पड़ता है, बहुत सारी ताकत लगानी, इतने क्वेश्चन तैयार करने बहुत टिपिकल चीज होती है। तो ये आप लेना चाहे तो वहां से ले सकते हो। और अभी ये ऑफर भी चल रहा है, सिर्फ पहले जो 2000 स्टूडेंट है उनके लिए ये 149 रुपए में मिलेगा। अब एक चीज मुझे बताओ, 149 रुपए में आपको राजस्थान जी के पूरा हो गया, इंडिया भी आ गया यहाँ, भारत का भूगोल और राज्य व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था, राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति, राजस्थान जी के पूरा आ गया, और इंडिया के भी जो भूगोल और राज्य व्यवस्था आ गया। 149 रुपए में आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या मिलेगा? तो आप, मेरा सजेशन है, और आप कोशिश करें, आप खुद भी विचार करें, देखें आप अपने आप को और विचार करें और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा होगा। बाकी कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज है जो 49 रुपए में है, और जनरल इंग्लिश की टेस्ट सीरीज है जो 49 रुपए में, ये भी है अपने सीईटी में। तो इनका भी जो प्रयास है, यहाँ प्रैक्टिस की जाए। आप 40% को लेके चले, हाँ 40% जो भी है, जो क्राइटेरिया पार करना, लेकिन उसके बाद आपको बड़े एग्जाम भी देने, तो तैयारी को उस हिसाब से ही बनाए। सिर्फ ये उद्देश्य नहीं रखे कि भाई सीईटी क्लियर हो जाएगी, और सीईटी क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा, जो आपका उद्देश्य है उस एग्जाम को और देना पड़ेगा। तो उस एग्जाम को टारगेट करके बड़े लेवल से पूरा टारगेट रख के सीईटी को 40 नहीं, अपन 80% से पास करें, ताकि आने वाली जो परीक्षा है उसमें अपना कॉन्फिडेंस इतना रहे कि हाँ मैं अब अगर प्रयास करूंगा तो सेलेक्ट हो जाऊंगा और मैं जो नौकरी है वो प्राप्त कर लूंगा। तो ये सर की जो ऑफिशियल ऐप है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, जीजीडी के नाम से, गौरव ज्ञान धारा के नाम से। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके इन टेस्ट सीरीजों में से जो आपको लगे वो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, और अपना जो प्रैक्टिस है, जो तैयारी की है, उसको बहुत अच्छा और बहुत शानदार बना सके। आज के लिए इतना ही था, 15 क्वेश्चन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक राम राम, जय हिंद।